देखो दोस्तों, अगर आप अपने आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत कक्षा 11 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न ढूंढ रहे हो, ऐसे प्रश्न ढूंढ रहे हो जो बिल्कुल आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं, तो बिल्कुल आप सही जगह पे आए हो। क्योंकि मैं लाया हूं आपके लिए टॉप 20 लघुत्रात्मक प्रश्न जो पूरी किताब का निचोड़ है। और ये दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार पूछे जाते हैं। आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ, ध्यान से देखना है कि दादा भाई नौरोजी के एक मिनट दादा भाई नौरोजी के धन निष्कासन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। पहली बात तो ये याद रखनी है कि अगर प्रश्न बनता है कि धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने। छोटा प्रश्न बन सकता है, पर ये है क्या, ये धन निष्कासन का सिद्धांत है क्या। तो दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या था कि औपनिवेशिक काल में, औपनिवेशिक काल का मतलब समझते हो ना, जब अंग्रेजों का शासन था भारत में, तो उस समय भारत की संपत्ति, भारत का माल और भारत का धन का लगातार इंग्लैंड की ओर जाना, मतलब हर चीज इंग्लैंड की तरफ जा रही थी। हमारा रुपया, पैसा, माल, धन, संपत्ति, सब कुछ, जिसके बदले में भारत को कोई पर्याप्त आर्थिक या भौतिक लाभ नहीं मिलता था, उसे धन का निष्कासन कहा गया। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था खोखली हो गई थी। आ गया समझ में? बढ़िया है, लिख देना। अगर समझ में आ गया तो 2 से 3 नंबर आपके कवर हो जाएंगे दोस्तों। दूसरा प्रश्न देखो, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गुट निरपेक्षता की नीति का मुख्य अर्थ क्या है। भाई गुट निरपेक्षता से क्या तात्पर्य है। दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या था कि 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो उसके बाद विश्व 2 ध्रुवों में बढ़ गया। एक तरफ सोवियत रूस, सोवियत संघ, और दूसरी तरफ अमेरिका था। अब विश्व के सारे देश किसी न किसी गुट में शामिल थे, लेकिन भारत जैसे और 9 स्वतंत्र राष्ट्र को उस समय जो स्वतंत्र हो रहे थे, उन्होंने कहा भाई हम तो अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रखेंगे, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो इन्होंने गुट निरपेक्षता का अर्थ यह है कि विश्व के किसी भी महाशक्ति के सैन्य गुट जैसे अमेरिका या सोवियत संघ में शामिल नहीं होना। इसके तहत उन्होंने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सही का समर्थन करना और विश्व शांति को बढ़ावा देना शामिल है। इसे कहते हैं गुट निरपेक्ष, यानी गुट में शामिल नहीं होना। दोस्तों तीसरा प्रश्न इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति की असफलता के कोई 2 कारण लिखिए। भाई कई बार प्रश्न पूछा जाता है 1857 की क्रांति के कारण, तो उसके राजनीतिक कारण थे, उसके आर्थिक कारण थे, उसके सामाजिक कारण थे, लेकिन प्रश्न पूछा है कि असफलता के कारण क्या थे, आखिर ये क्रांति असफल क्यों हो गई। तो दोस्तों इसके बहुत सारे कारण थे। सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से पहला कारण था केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। अरे भाई कोई ऐसा, पूरे देश में कोई ऐसा नेता नहीं था जो इस पूरे आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर सके। तो क्रांतिकारियों के पास पूरे देश को एकजुट करने वाले किसी एक सर्वमान्य और योग्य नेता की कमी थी। दूसरा महत्वपूर्ण, संसाधनों की कमी, क्योंकि ये जो नेता जो लड़ रहे थे ना, ये छोटे छोटे इलाके में लड़ रहे थे, और जिसके हाथ जो साधन लगा उसके हिसाब से इन्होंने अपना काम किया। लेकिन इनके पास लगातार आने वाली आर्थिक मदद नहीं थी, इनके पास संसाधन नहीं थे, भारतीय सैनिकों के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, धन और संचार के साधनों जैसे टेलीग्राफ आदि का भारी अभाव था, इसलिए इनको सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो पहला तो केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, और दूसरा संसाधनों की कमी। ये 2 महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण ये क्रांति सफल नहीं हो पाई। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, चौथा प्रश्न है कि हरित क्रांति के कोई 2 सकारात्मक प्रभाव लिखिए। दोस्तों भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश में हरित क्रांति 1960 के दशक में जो है वो शुरू की गई थी। तो इसमें इसका परिणाम क्या हुआ था, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, उन्नत बीजों और उर्वरकों के प्रयोग से गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। इससे भारत अकाल जैसी समस्याओं से मुक्त हो गया। इससे पहले भारत को विदेशों से अनाज आयात करना पड़ता था, लेकिन हरित क्रांति से भारत जो वो खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। दूसरी बात, किसानों की आय में वृद्धि। भाई जब उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों की आय बढ़ेगी। कृषि उत्पादन बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई और किसानों का जीवन स्तर सुधरा।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक निवेदन आगे बढ़ने से पहले क्लास को जल्दी से कर दो लाइक, क्लास को जल्दी से कर दो हाइप। जैसे लाइक करते ना वैसे एक हाइप का ऑप्शन आता है, क्योंकि हम आगे आपकी पूरी तैयारी करने वाले हैं। आज से ही इंग्लिश कंपलसरी की तैयारी शुरू कर देंगे। आपका जैसे ही पेपर कंप्लीट होगा उसके बाद हम इंग्लिश की तैयारी शुरू करेंगे, उसके बाद हम हिंदी पढ़ेंगे, उसके बाद हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, हिंदी साहित्य सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 5वां प्रश्न, 1919 के भारत सरकार अधिनियम की द्वैध शासन प्रणाली क्या थी? दोस्तों 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, इसमें प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया था। तो आपको लिखना है कि 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों के विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। एक भाग आरक्षित था और दूसरा भाग हस्तांतरित था। अब क्या हुआ इसमें, आरक्षित विषय कौन कौन से थे? जैसे पुलिस है, वित्त है, इस पर गवर्नर का सीधा नियंत्रण होता था, उस पर स्थानीय सरकार कोई काम नहीं कर सकती थी। जबकि हस्तांतरित विषय जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इसका जिम्मा भारतीय मंत्रियों को दिया गया था। इसे ही द्वैध शासन कहते हैं। मतलब आधे काम जो भारतीय थे वो करेंगे और जो महत्वपूर्ण काम थे वो सीधे ब्रिटिश गवर्नर के अधीन थे, यानी भारतीय गवर्नर के अधीन थे जो ब्रिटेन का होता था। तो इस तरीके से शक्तियों का बंटवारा किया गया, इसे द्वैध शासन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो दोस्तों, 6ठा प्रश्न है। दोस्तों 6ठा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि अंग्रेजों की स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था ने किसानों का शोषण कैसे किया? आपको याद होगा अंग्रेजों ने 1793 में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। उस स्थायी बंदोबस्त का दूसरा नाम है स्तंभरारी बंदोबस्त। अब हुआ क्या था कि इस व्यवस्था में जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया और जमींदारों को लगान जमा कराने का जिम्मा भी दिया गया। तो प्रत्येक जमींदार को प्रत्येक महीने की तारीख को एक निर्धारित दिन को सूर्यास्त तक जो राजस्व कलेक्शन होता था वो जमा कराना पड़ता था। तो भूमि का मालिक कौन हो गया भाई? जमींदार हो गए। उन्हें किसानों से मनमाना लगान वसूलने की छूट मिल गई। लगान न चुका पाने पर किसानों को उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर दिया जाता था, जिससे वे भूमिहीन मजदूर बन गए। तो इस तरीके से इस राजस्व व्यवस्था ने, स्थायी बंदोबस्त ने, स्तंभरारी बंदोबस्त ने किसानों को जो है वो किसानों की हालत खराब कर दी। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि ये कब लागू हुआ था? तो 1793। कहाँ लागू हुआ था? तो बंगाल में। किसने लागू किया था? तो ध्यान रखना, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसे लागू किया था। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन 7वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में क्या मूल अंतर है? देखो पहले असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1920 में। असहयोग आंदोलन का मूल उद्देश्य नाम से स्पष्ट है, असहयोग यानी अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना। तो इसका मूल उद्देश्य केवल ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग न करना था। विदेशी वस्तुओं, विदेशी स्कूलों यानी जो अंग्रेजों की स्कूलें थी, कॉलेज थी, उनका बहिष्कार करना था। जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय यानी विनय सहित, अवज्ञा करना है ना, मानना नहीं, आंदोलन जो 1930 में, 10 सालों का अंतर है। और आपको पता होना चाहिए कि यह आंदोलन दांडी मार्च के बाद शुरू हुआ था। तो 1930 एक कदम आगे था, जिसमें सरकार के साथ असहयोग करने के अलावा उनके अनुचित कानूनों जैसे नमक कानून को जानबूझकर और शांतिपूर्ण ढंग से तोड़ना शामिल था। तो इस तरीके से आपने देखा कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों क्या थे। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखो। अगला क्वेश्चन है कि 8वां प्रश्न है। दोस्तों आपके 2 और 3 नंबर और 4 नंबर के प्रश्न कवर हो रहे हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक क्यों माना जाता है? दोस्तों परमाणु कार्यक्रम हमारा देश के आज़ाद होने के तुरंत बाद शुरू हो गया था। 1948 में ही परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। डॉक्टर भाभा ने स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग की आवश्यकता को समझा था। उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की, जिसके कारण भारत आज परमाणु विज्ञान के क्षेत्र में एक विश्व शक्ति बन गया है। तो ये श्रेय जो है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाता है। दोस्तों आपको याद रखना है।
भाई प्रश्न तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीधे आपकी परीक्षा में आज के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। पेपर जब दोगे ना, पेपर हाथ में आएगा तब आपको मुझे याद आएगा, मिशन आरबीआई तब आपको याद आएगा। दोस्तों ऐसी ही तैयारी हर सब्जेक्ट में हम कराते हैं और न केवल 11th की बल्कि हम 12th की तैयारी भी कराते हैं। तो अगर आप अगली बार, अगर आप अगले साल ऐसा ही कंटेंट 12th के लिए चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को हाइप कर दीजिए। दोस्तों हम आपको बोर्ड में टॉपर बनाने वाले हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य उद्देश्यों में क्या बुनियादी अंतर था। भाई भारत में पहले 5-5 वर्ष की पंचवर्षीय योजना चलाई जाती थी। देश के विकास के लिए एक बिल्कुल प्लानिंग के तहत जो है वो आगे बढ़ा जा रहा था। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसके और दूसरी पंचवर्षीय योजना के जो उद्देश्य थे वो बहुत अलग थे, बिल्कुल अलग थे। भाई पहली पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें, कार्यकाल था इसका 1951 से 1956। इसका मुख्य फोकस कृषि और सिंचाई पर था। भाई सबसे पहले देश में खाद्यान्न की कमी थी, सबसे पहले देश में आधुनिक सिंचाई की सुविधाओं की कमी थी, खेती की तकनीकें नहीं थी भारत के पास। तो देश के आजाद होते ही देश ने कहा सबसे पहले हम किसानों की दशा को सुधारेंगे, सबसे पहले हम देश को खाद्यान्न उपलब्ध कराएंगे। तो पहली जो आवश्यकता थी वो थी कृषि और सिंचाई, ताकि देश को खाद्यान्न संकट से निकाला जा सके। वही अगर हम दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो दोस्तों अब देश में खाद्यान्न की स्थिति काफी ठीक हो गई थी। तो दूसरा जो है वो देश को आगे ले जाने के लिए प्रयास करना था, वो था उद्योगों पर बल। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 का मुख्य उद्देश्य देश में भारी और आधारभूत उद्योगों को का तेजी से विकास करना था। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहला कृषि और सिंचाई और दूसरा भारी उद्योग। चलो बच्चों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कोई दो मुख्य विशेषताएं लिखिए। भाई 1935 का भारत सरकार अधिनियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों आपने देखा कि 1919 में जो प्रांतों में द्वैत शासन लगाया था उसको 1935 के अधिनियम में हटा दिया गया। तो पहली बात तो ये है कि प्रांतीय स्वायत्ता यानी प्रांतों से द्वैत शासन को समाप्त करके उन्हें सॉरी तो उन्हें पूर्ण स्वायत्ता यानी स्वतंत्रता प्रदान की गई। सॉरी थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है भाई सुबह सुबह, देखो हवा की वजह से। चलो तो पहला तो क्या हुआ था, प्रांतीय स्वायत्ता। दूसरा था शक्तियों का विभाजन। अब केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को 3 सूचियां बना करके विभाजित किया गया। संघ सूची बनाई, प्रांतीय सूची बनाई और संवर्ती सूची बनाई थी। ठीक है, इस तरीके से उन्हें बांट दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 1905 के स्वदेशी आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। 1905 में हुआ क्या था कि बंगाल का विभाजन हुआ था। अब देखो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार द्वारा किए गए बंगाल विभाजन का विरोध करना था। इसके तहत विदेशी कपड़ों और वस्तुओं का बहिष्कार किया गया तथा स्वदेशी अपने ही देश में निर्मित वस्तुओं, राष्ट्रीय शिक्षा और भारतीय कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया था। ध्यान रखना 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, तो उसके बाद स्वदेशी आंदोलन जो है वो तेजी से आगे बढ़ा। नेक्स्ट प्रश्न देखो 12वां कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने के पीछे क्या मुख्य लक्ष्य था। दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मतलब होता है कि हमारे यहाँ जिला स्तर, खंड स्तर और ग्राम स्तर, इन तीनों पर प्रजातंत्र की संस्थाएं स्थापित की गई। अब पंचायती राज लागू करने का मुख्य लक्ष्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण था, यानी शक्ति एक जगह केंद्रित नहीं हो, शक्ति ऊपर से लेकर के नीचे तक विकेंद्रित कर दी जाए। तो लोकतांत्रिक इसे विकेंद्रीकरण कहते हैं, अर्थात शासन की शक्ति को दिल्ली या राज्यों की राजधानियों से निकालकर गांव के आम आदमी तक पहुंचाना, इससे गांव के लोग अपने स्थानीय विकास के फैसले खुद ले सकें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13वां प्रश्न है, श्वेत क्रांति से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या लाभ हुआ। भाई श्वेत क्रांति कहते हैं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि को। इसके संस्थापक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। दोस्तों याद रखना है कि डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में चले इस अभियान से भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। इससे दूध के आयात पर निर्भरता खत्म हुई, करोड़ों ग्रामीण किसानों विशेष करके महिलाओं को रोजगार मिला और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। आपने अमूल का नाम सुना होगा, तो वो इसी का परिणाम है श्वेत क्रांति का। नेक्स्ट देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन,
14वां प्रश्न है कि औद्योगिक काल में भारतीय हस्तशिल्प और कुटीर उद्योगों के पतन के 2 कारण बताइए। भाई औपनिवेशिक काल में, अंग्रेजों के काल में भारत के हस्तशिल्प उद्योग और कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। उसके कारण क्या थे? पहला कारण तो था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों से बना सस्ता माल भारत के बाजारों में भर गया। यहाँ से कच्चा माल जाता था, वहां पर कारखाने स्थापित हुए तो बना बनाया अच्छा माल और सस्ता माल भारत के बाजारों में आया, तो लोगों ने वो माल खरीदना शुरू कर दिया और हाथ से बना हुआ माल जो है वो महंगा भी होता था और अच्छा भी नहीं होता था, लोगों ने बंद कर दिया। तो इससे भारत के कुटीर उद्योग नष्ट हो गए। दूसरा था ब्रिटिश सरकार ने भारतीय माल के निर्यात पर भारी टैक्स लगा दिया, जबकि ब्रिटिश माल को भारत में टैक्स फ्री कर दिया। तो इससे वो माल सस्ता पड़ता था और हमारा माल महंगा हो गया, तो इससे भी जो है वो नकारात्मक प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न देखो, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का ऐतिहासिक महत्व बताइए। ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो देखो, यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ अंतिम और सबसे बड़ा जन आंदोलन था। इसमें देश की हर वर्ग का के हर वर्ग ने हिस्सा लिया था। इसने ब्रिटिश सरकार को स्पष्ट संदेश दे दिया कि अब वे भारत पर बलपूर्वक शासन नहीं कर सकते, जिससे भारत की आजादी का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसके बाद नेक्स्ट देखो अगला, कि भारतीय संविधान सभा के गठन में कैबिनेट मिशन योजना 1940 की क्या भूमिका है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसे पढ़ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो मैं आपको बताता हूं नेक्स्ट 17वां प्रश्न, 17वां 18वां 19वां और 20वां हमारे पास जो है वो प्रश्न है। देखो इसरो वाला जो प्रश्न है नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट देखो अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर का था। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक काल में कृषि के व्यावसायीकरण का क्या तात्पर्य है। और 20वां प्रश्न है, नेक्स्ट 20वां प्रश्न है दोस्तों, अच्छा 19 प्रश्न, हाँ 20वां है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का महत्व समझाइए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 20 प्रश्न किए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।